जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो एक बार जुड़ जाइए, आज का जो हमारा सेशन है वो जल्दी स्टार्ट होगा। और इतिहास की है, तुगलक वंश की जो हमारी क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। कोशिश करेंगे इस क्लास को लास्ट करने की, कि हमारी ये तुगलक डायनेस्टी की क्लास लास्ट हो। तो एक बार जुड़ जाइए सभी, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। और आज का जो सेशन होगा बड़ा ही मजेदार होगा आपके लिए। परमदीप, गुड इवनिंग बहन, शुभ संध्या आप सभी को। अंजलि शुक्ला, गुड इवनिंग बहन। चलो, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, हमारे यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज है। आप अपनी जो भी क्लास है, जो आपकी ऐप है, ऐप के अंदर एक चैट का ऑप्शन आता है, चैट का नीचे, ठीक है, नीचे ऐसे करके यहाँ पर चैट का ऑप्शन आता है। उस चैट के ऑप्शन में जो भी आपने कोर्स परचेज किया है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट होता है या किसी भी प्रकार की अगर कोई आपकी क्यूरी होती है तो वहां से पूछ सकते हैं। तृप्ति, गुड इवनिंग बहन, आप सभी को भी शुभ संध्या। जुड़ जाइए। और फिलअप फॉर्म पर आपको पता ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर बैच के रिगार्डिंग। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही क्लासेस यहाँ पर होती है। लाइव क्लास आपको मिलती है, लाइव क्लास आपको मिलती है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी रहेगी इसमें। फिर आपको पर्सनल मैसेज कैसे कर सकते हैं, तो पर्सनल मैसेज क्या बात हो गई ब्रह्मदीप? सब ठीक है ना घर परिवार में? चलो ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी इसमें। और आपके लिए अदर अदर बेनिफिट यहाँ पर रहती है। जो फीस रहेगी पेपर फर्स्ट की, वो पीडीएफ सेंड के लिए। अच्छा हाँ, वहां पर आप कर देना, वहां पर मुझे हो जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम जो हैंडल है वो दे दूंगा वहां पर। पेपर फर्स्ट की जो फीस रहती है 1999 रहती है, और पेपर सेकंड की भी 1999 रहती है। अगर आप कॉम्बो लेते हो दोनों का तो 2999 आपको पे करने होते हैं। वीआई के 10 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जी बिल्कुल सुमित्रा बहन, हम भी ठीक है। चलो, तो शुरू करें आज की क्लास को। फिरोज तुगलक आधे से ज्यादा आप पढ़ चुके हो। जाजनगर अभियान, बंगाल अभियान, गुजरात के अंदर इसका जो दमन करेगा, गुजरात के अंदर दमन दमन करेंगे। और बहुत सारे अभियानों को हम इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इनको पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा। तो आज जो चीजें फिरोज तुगलक से बचती हैं, हजारों चीजें बचती है वैसे तो, आज हम उन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक शासन करेगा। फिरोज तुगलक का मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। उसका जन्म 1309 से लेकर 1310 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रजब और माता का नाम बीबी जैला था। फिरोज तुगलक जब 7 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, यह हमें आपको पता ही होगा। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? इसके पिता की मृत्यु हो जाती है जब 7 रहेगा था। जो बीबी जैला थी हिंदू जैला, इसका नाम आपको जैला भी मिलता है भाई, कहीं पर नैला और कहीं पर जैला मिल दिखाई देता है। हिंदू पुत्री थी, राय रणमल की बेटी थी भाई, राय रणमल की बेटी थी। भट्टी राजपूत था ये भाई, भाटी राजपूत की ये पुत्री थी। ठीक है। इसके पिता रजब की मृत्यु हो गई थी 7 वर्ष की जब आयु में था। और
उसका जो लालन पालन पोषण किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र की तरह किया था। ठीक है, और इसे किसका पद दिया था? नायब बारबक। ठीक है, नायब बारबक का पद इसको दिया था। जी बिल्कुल, तुगलक वंश का ही अंदर का टॉपिक है, फिरोज शाह तुगलक है ये। ठीक है, और नायब हाजिब, ये पद इनको दिए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ओरिजिनल नेम वाज फिरोज शाह वाज कमालुद्दीन फिरोज। He was born in 309, 1309 10 AD. His father's name was Rajab and mother's name was बीबी नेली या फिर बीबी जैला, आपको देखने को कहीं मिल सकता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के पिता के जो थे, फादर थे, वो डाइड हो जाते हैं व्हेन ही वाज 7 year old। जब ये 7 साल का था तब इसके पिता की डेथ हो जाती है। इसके चाचा होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, वो इसकी लालन पालन पालन बड़े अच्छे से करते हैं। ठीक है, इनकी एक चचेरी बहन थी, खुद बंदा खुदाबंद ज्यादा। ठीक है, खुदाबंद ज्यादा इनकी चचेरी बहन थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी। आप ये बात ध्यान में रखो। ठट्टा में मोहम्मद तुगलक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई कि मृतक सुल्तान के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था और न ही उसका कोई उत्तराधिकारी उसने नियुक्त किया था। 23 मार्च और 24 मार्च 1351 को ठट्टा में सिंध नदी के तट पर शाही कैंप में शेखू अमीर और उलेमाओं ने आपात बैठक बुलाई। कौन थे भाई? शेखू अमीर और उलेमाओं ने आपात बैठक बुलाई थी। लगभग आम सहमति से फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान चुन लिया गया था। ठीक है, हुआ क्या, मृतक सुल्तान की यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी बहन थी खुद बंदा ज्यादा, खुदाबंद ज्यादा। इसका पुत्र था दावर और ये दावर को सुल्तान बनाना चाहती थी। लेकिन जो अमीर थे ना, लेकिन अमीरों ने और शेखों ने इसे अयोग्य घोषित कर दिया था। क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया। और तातार खाने फिरोज शाह तुगलक को पकड़कर गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, बाद में ये खुदाबंद ज्यादा के पास आता है और खुदाबंद ज्यादा इसको सुल्तान स्वीकार कर लेती है और इसे एक शाही टोपी कुल्हा, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हा, इसको भेंट करती है। और सिस्तान में ये 1 हफ्ते से ज्यादा रुकेगी, जहां पर फिरोज शाह के नाम का खुतबा पढ़वाएगी। ठीक है, क्या हुआ सिस्तान में, सिस्तान में, 1 मिनट, सिबिस्तान में सेना 1 हफ्ते से ज्यादा रुकी थी और यहीं पर इसके नाम का, फिरोज शाह तुगलक के नाम का, एफटी के नाम का, फिरोज शाह तुगलक के नाम का खुतबा पढ़वाया गया था। ठीक है, क्लियर। The sudden death of Muhammad Tughlaq at that Thatta at led to a serious situation. The deceased Sultan had no son and had not appointed a successor in the royal camp on the bank of the Indus River at Thatta 23-24 March 1351। ठीक है, और शेखू अमीर थे, वो शेखू अमीर ने इसको शासक घोषित कर दिया। और तातार खान ने जब ये आनाकानी करता है गद्दी पर बैठने के लिए, तो युद्ध परिषद जो होती है, युद्ध परिषद क्या करती है, दावर की जो
योग्यता है उसको अयोग्य सिद्ध कर देते हैं, कहते हैं कि अयोग्य है, राजा बनने के लायक नहीं, उसकी योग्यता के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तो फिर किसको राजा बनाया जाता है? तातार खां किसको उठाता है? फिरोज शाह तुगलक को उठाकर गद्दी पर बिठा देता है। ठीक है। और माना जाता है कि धार्मिक रियासतों का यहाँ पर वादा दिया जाता है जो फिरोज शाह तुगलक को। तेरह अगस्त 1351 सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है फिरोज शाह तुगलक की जिंदगी का। इस समय फिरोज शाह तुगलक अग्रोहा में थे। कहां पर थे? अग्रोहा पड़ता है हरियाणा के अंदर भाई। कहां पर है? हरियाणा में है। अगर गणराज्य की राजधानी है, ये क्या है? अगर गणराज्य की राजधानी है ये। महाराजा अग्रसेन की राजधानी है। अग्रसेन की राजधानी है। माना जाता है कि अगरों का जो संबंध है जो नागवंशी थे उनके साथ भी इनका संबंध था। जो आप अगरोहा एक धाम है, अगरोहा धाम के नाम से फेमस है, यहाँ पर मंदिर है। उसके जो शिलालेख है, आप जो अभिलेख वहां पर लिखे हुए हैं, अगर आप उन अभिलेखों को पढ़ोगे, हिंदी में लिखे हुए, कन्वर्टेड है वो, हिंदी के अंदर उनको लिखा गया है। ठीक है। तो उनको अगर आप पढ़ोगे तो अब आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और वहीं पर हमें जानकारी मिलती है कि 1014 के अंदर जब मोहम्मद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो उसकी आंच अग्रोहा के मंदिरों तक गई थी। हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया गया था, तो उनकी आंच 1014 के अंदर अग्रोहा के मंदिरों तक गई थी। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के लिए यह दिन बड़ा भाग्यशाली था, अग्रोहा में था। और अग्रोहा में ही जहां पर नायब वजीर कवाल उल मुल्क, कौन है? वजीर का नाम है कवाल उल मुल्क, वह अमीर आजम कुतबा दिल्ली से आकर इनसे मिले। और उसी दिन फिरोज को पुत्र फतेह खां का जन्म हुआ था। और पुत्र के जन्म पर ही फतेहाबाद नामक स्थल बसाता है। स्थल यानी नगर की स्थापना की 1351-52 में माना जाता है। ठीक है। इसका जो स्थापना स्थल है 1351-52 में माना जाता है। और इकदार, फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार है भाई। ठीक है। इकदार फिरोज के पुत्र फतेह खां और कालांतर में फतेहाबाद नाम का नगर यहीं पर बसाया था। ठीक है। और यहीं पर ये ओजोदन में, कहां पर है ये? ओजोदन। ओजोदन में दीपालपुर, ओजोदन में यहां पर एक शेख थे बाबा फरीद। कौन है? बाबा फरीद के मकबरे में जाने की इच्छा करता है और जाकर मिलने की प्रार्थना करता है। ठीक है। तो बाबा फरीद जाता है और मिलने की यहां पर प्रार्थना करता है। एक मिनट, यहाँ पर जाकर ओजुदन में बाबा फरीद के मकबरे पर प्रार्थना की थी भाई। ठीक है। प्रार्थना की थी भाई। यहाँ पर तो हांसी के अंदर आएगा। हांसी में सिरसा में, हांसी के अंदर फिरोज शाह प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन मुनवर मुनवर से असमय मिल लेता है भाई। क्या करता है? अनुचित समय मिलने की जिद करता है। अनुचित समय मिलता है, अनुचित समय मिलता है। और ये जो शेख सूफी संत थे, ये इनको डांट देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? इनको फटकार लगा देते हैं। समझ में आए? सिरसा के अंदर सरस्वती जिसका नाम था, सरस्वती
जिसका नाम था, वर्तमान सिरसा हरियाणा के अंदर है। सेरिस्क्रम जिसका प्राचीन नाम है, सिरसा का प्राचीन नाम क्या है, सेरिस्क्रम। सेरिस्क्रम से सरस्वती, सरस्वती से सिरसा। सिरसा के अंदर क्या करता है, यहाँ पर जो पारसी साहूकार थे उन्होंने इसे लाखों टके भेंट दिए थे। क्या किए थे, पारसी साहूकारों ने लाखों टके इन्हें भेंट दिए थे। आगे चले, सिरसा के हांसी के पास एक स्थान है, हांसी के पास धवसा, धांसव, ठीक है, धांसव या धांसवा। धांसवा के पास ख्वाजा जहां, ख्वाजा ए जहां ने आत्मसमर्पण कर दिया था भाई। ये करता क्या है, विद्रोह कर देता है भाई ख्वाजा जहां इसके समय। अहमद अयाज का विद्रोह जो होता है, ख्वाजा अहमद अयाज इसका पूरा नाम है, ख्वाजा और अहमद, ये दो व्यक्ति थे, विद्रोह कर देते हैं। करते क्या है, 1 अप्रैल 1351 को विद्रोह कर दिया दिल्ली के अंदर, और एक बच्चे को उठाकर लेकर आए, और बच्चे को उठाकर बोला कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है, उत्तराधिकारी है। हालांकि उस नाबालिग की अस्थायी रूप से सिंहासन पर बैठाया जाता है, और बाद में इस ख्वाजा जहां के द्वारा बिठाया जाता है, और बाद में उसको वहां से हटाकर मोहम्मद बिन तुगलक का वारिस जो नहीं था उसको वहां से हटाकर फिरोज शाह तुगलक अपने आप को शासन स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ख्वाजा जहां ने कहां पर आत्मसमर्पण किया था, झांसवा में किया था। बाद में ख्वाजा जहां को समाना भेजा जाएगा, कहां पर भेजा जाएगा, समाना भेजा जाएगा। समाना किसके नेतृत्व में भेजा जाएगा, इक्तन को दे दिया गया, और महमूद, महमूद शेर खां, बेग शेर खां, बेग शेर खां। जब ये चला जाता है तो इसको आभास हो जाता है भाई अपनी डेथ, अपना टाइम आ गया भाई, अब अपने को जाना पड़ेगा। ख्वाजा जहां को पता लग जाता है कि उसकी डेथ होगी, अब उसे मार दिया जाएगा, तो ये क्या करता है, नमाज पढ़ते समय कूला यानी टोपी, और एक दस्तार, साफा टाइप होता है, साफा गले में पहन लेता है, और नमाज पढ़ते समय, नमाज पढ़ते समय अपने ही एक मित्र के द्वारा अपना सिर कटवा लेता है। ठीक है, अपने एक मित्र के द्वारा अपना सिर कटवा लेता है। क्लियर है, अब दिल्ली दूर नहीं थी, अब क्या करेगा, 25 अगस्त 1351 को ये दिल्ली जाएगा, और फिरोज शाह वहां पर क्या करेगा, गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा, और 21 दिन का उत्सव वहां पर मनाया जाएगा, एक विधिवत इसका सिंहासन रोहण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कमेंट करो जल्दी से भाई, चीजों को खत्म भी करना है, 8:20 हो गया। 13 अगस्त 1351 AD was a very lucky day for Firoz Shah Tughlaq. At this time, Firoz Tughlaq was in Agroha, where Naib Wazir Wakal ul Mulk and Amir-e-Izam Qutb Khan had come from Delhi to meet him. On the same day, Firoz Shah Fateh Khan was born, and the city named Fatehbad was established here. ठीक है, अब इसके प्रशासनिक कार्य देखो भाई, इसने प्रशासनिक कार्य क्या किए, ऋण पंजिकाओं की समाप्ति, जो कूल्हा और दस्तार डालकर, साफा टाइप होता है दस्तार, कूल्हा होती है टोपी, ठीक है, जो इसके जो ख्वाजा जहां थे इनके गुरु ने इसको भेंट दी थी, तो उसको डालकर ये नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते समय ही अपने दोस्त को बोलता है कि मेरी गर्दन काट देना, तो उसका दोस्त इसकी गर्दन काट देता है।
ऋण पंजिकाओं की समाप्ति। विजारत के अधीन लेखा विभाग के मजूमदार ख्वाजा फकर सदी ने बइयों को संभाल के रखा था। जो बई हैं, बई समझते हो? लेखा विभाग समझते हो? आज का जो अपना विभाग है, ठीक है, लेखा विभाग अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, उसका रिगार्डिंग रहता है, वो वही होता है। तो लेखा विभाग मजूमदार ख्वाजा फकर थे इसमें। किसके पास था? ख्वाजा फकर सादी, बइयों को संभाल के रखा था। इन बइयों में क्या था? बई मतलब लेखा जोखा रखने वाली किताब, कॉपियां, ठीक है, हिसाबों वाली कॉपी। बई आप बोल सकते हो हिसाब वाली कॉपी, हरियाणा में होता है हिसाब वाली कॉपियां। अगर आप दुकान पर जब जाते हो तो जहां पर आपका से उधार लेने की आपको वो रहती है ना, जैसे हम बैंक से समझो, बैंक में जो लेन देन के लिए जो होता है, जैसे अब तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, ठीक है। अगर आपने लोन लिया है तो आप लोन नंबर बोलते हो, आपका लोन नंबर बाहर निकल के आ जाता है। तो उसमें ऑनलाइन नहीं था, तो उस समय बई होती थी। तो बई जो थी संभाल के रखने का काम ख्वाजा फकर सादी ने किया था। इन बइयों में उन व्यक्तियों के नाम थे जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2-2 करोड़ टके सुधार दिया था। सुधार मैंने कल भी आपसे कराया था कि एक सरकारी ऋण होता है। साथ ही उन व्यक्तियों के नाम भी थे जिन्हें ख्वाजा जहां के कठपुतली शासक के समर्थन में सरकारी नकद धन, सोना चांदी आदि घूस लिया था। ख्वाजा जहां का कठपुतली शासक मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा, मैंने आपको बताया था कि उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन बाद में हटा दिया जाता है। नगद धन, सोना चांदी आदि घूस के रूप में दिया गया था। सुल्तान ने इस संबंध में मलिक मकबूल कवाल उल मुल्क का मूल रूप से परामर्श लिया और उसके सुझाव पर सारे ऋण पंजिकाओं को शाही दरबार में वृद्ध व युवाओं की उपस्थिति में नष्ट करवा दिया। समझ रहे हो? यानी जितने भी लेखा जोखा था लोन का, जो भी जिसको भी लोन दिया गया था, वो पूरा का पूरा माफ कर दिया इसने। तो इससे क्या होगा? जो भी लोग वहां पर हैं उनके अंदर क्या होगी? एक सहानुभूति जागेगी, एक खुशी महसूस होगी। अब मान लीजिए आपको 50 लाख का लोन मिल जाए। आपने बोल दिया कि मुझे कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, चॉकलेट फैक्ट्री डालनी है, या फिर आइसक्रीम फैक्ट्री डालनी है, या फिर कुछ भी कॉटन फैक्ट्री डालनी है, कुछ भी स्टील इंडस्ट्री डालनी है। आपको 50 लाख का लोन मिल गया, ठीक है, और बाद में उस लोन को माफ कर दिया जाए तो आपको कितनी खुशी होगी? और उन व्यक्तियों को कितनी खुशी होगी जिन्होंने 50 लाख रुपए लोन के लिए लोन बिजनेस के लिए, लेकिन उन्होंने पर्सनल चीजें यूज कर रहे हैं। अभी भी तो हो रहा है ना भारत के अंदर ऐसे ही, ठीक है। तो यही है वो। चलो, उस मुद्दे को नहीं उठाते हुए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और इन्होंने क्या किया था? वजीर पद पर कवाल उल मुल्क को नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और मलिक मकबूल कवाल उल मुल्क को इस समय ने क्या उपाधि दे दी? खान ए जहां की उपाधि दे दी। खान ए जहां की सौंदार। कल वाली क्लास नहीं देखी क्या? सुबह वाली क्लास नहीं देखी क्या? कल वाली बोल रहा हूँ, सुबह वाली क्लास नहीं देखी क्या? सौंदार होता है सरकारी ऋण, सरकारी ऋण समझते हो? लोन, गवर्नमेंट लोन, जो बैंक गवर्नमेंट से जो लोन होते हैं उसको गवर्नमेंट लोन को बोलता है, ठीक है। एंड ऑफ लोन रजिस्टर्स। ख्वाजा फकर शहीदी मजुमदार ऑफ मजुमदार ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर विजारत। चलो कोई बात नहीं। कीप द बुक्स इन विच द नेम ऑफ द person to whom Muhammad Tughlaq had lent 2 crore tankas were also the names of the person whom Khwaja-e Jahan had bade government
cash, money, gold, silver, etc. in the support of the puppet ruler, the Sultan original consolidated Malik Makbul Kuala Mulk in this regard. On the on his suggestion, all the loan registers were destroyed in the presence of growth and youth in the royal court. कोई बात नहीं. मलिक मकबूल वजीर पद पर नियुक्त किए गए थे. मलिक मकबूल मकबूल कुआला मुल्क को खाने जहां की उपाधि देकर वजीर नियुक्त किया गया था. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है. मोहम्मद बिन तुगलक का था भाई एमबीटी का दास था. क्लियर है. रकत पात व यातनाओं का निषेध. इससे आप समझ सकते हो कि जो कठोर दंड दिए जाते थे ना, वो कठोर दंड बंद कर दिया. रक्तपात व यातनाओं का निषेध. फिरोज शाह तुगलक ने दंड विधान को मानवतावादी स्वरूप दिया. क्रूर दंड जैसे शरीर पड़ताड़ना, अंग भंग कर देना पूरी तरह से समाप्त कर दिया था. सियासत का निषेध. आपसे पूछे सियासत का निषेध. सियासत का अर्थ क्या हो सकता है, अब बताइए एक बार. और इनका अच्छे से वर्णन फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही में अच्छे से करता है. फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है? फतुहात ए फिरोजशाही. फतुहात ए फिरोजशाही. सियासत यहां पर वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है मृत्यु दंड के लिए. ठीक है, सियासत का अर्थ होता है मृत्यु दंड. निषेध बताया गया है. और जो निर्णय दिया जाता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर अपराध करता है, जघन्य जो अपराध होते हैं उनके लिए जो निर्णय दिया जाता है वो काजी के द्वारा दिया जाता है. काजी उसमें सहायता करते हैं. ठीक है, काजी उनको दंड देने का काम करते हैं, यानी दंड देते हैं उनको. ठीक है, काजी के द्वारा. और चोरी व हत्या के दंड में फिरोज शाह कठोर था भाई. अगर कोई चोरी करता है, हत्या करता है, तो उसके लिए क्या था, कठोर दंड देता था. आगे चले. उत्पादन के आधार पर कर निर्धारण. बर्नी फिरोज शाह के शासन के स्थायित्व का दूसरा उत्पादन के अनुसार खराज व जजिया लगाया जाना. ये कहता है कि जो फिरोज शाह तुगलक का शासन स्थापित अगर हुआ ना, स्टेबलिश रहा, जो शासन अच्छे से चला, उसका एक पहला कारण कानूनों के अंदर सुधार. दूसरा रहा उसने सबसे प्रमुख कारण दूसरा क्या था, उत्पादन के आधार पर कर निर्धारण करना. बर्नी फिरोज शाह के शासन के स्थायित्व का दूसरा उत्पादन के अनुसार खराज व जजिया लगाया जाना मानता है. शासन की शुरुआत में ही फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व का नया बंदोबस्त करने के लिए व राज्य की आय के निर्धारण के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन आवाज के नियुक्त किया था. किसे नियुक्त किया था? ख्वाजा हिसामुद्दीन आवाज को नियुक्त किया था. ख्वाजा ने 6 वर्ष तक पूरे राज्य का दौरा किया और निरीक्षण किया, नियम बनाए, और नियम के आधार पर खालसा भूमि पर ही 6 करोड़ 70 लाख आय निर्धारित की गई थी. फिरोज शाह के संपूर्ण शासनकाल में से कोई संशोधन नहीं किया. जो ये आय थी
इसके अंदर कोई संशोधन नहीं किया है कि खालसा भूमि से इतनी आएगी आएगी। ठीक है, क्लियर। Determination of tax on the basis of production. Kharaj and the jizya were to be imposed according to the second production of Barni Firoza ruler Nizamuddin Evaz was appointed Khwaja, tortured the entire state for 6 years, and on the basis of the rule of inspection, inspections, a total income of 6 crore to 70 lakhs was determined on the Khalsa land itself. There was no amendment in it during the entire reign of Firoz Shah. नागरिक अभियांत्रिक क्षेत्र में उपलब्धि। नागरिक अभियांत्रिक यानी एक तो नागरिक, दूसरा अभियांत्रिक यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धियां प्राप्त उसे उसे सल्तनत काल का क्या कहा जाता है, जवाई सिंह कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। फिरोज शाह की प्रतिभा का वास्तविक क्षेत्र उसके निर्माण कार्य थे। वह एक महान भवन व नगर व नहर निर्माता था। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। पुराने भवनों की मरम्मत व निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है, शोहरत शोहरत ए आम, इस विभाग की स्थापना की गई थी। और इसे दीवान ए इमारत, दीवान ए इमारत और इमारत खाना, दीवान ए इमारत और इमारत खाना इसको कहा जाता है। इस विभाग का मुखिया मीर ए या मीर ए इमारत, मीर ए इमारत इस विभाग का मुख्य होता था। भवन निर्माताओं का राजा इसे कहा जाता है। भवन निर्माताओं शोहरत ए आजम, ये भाई जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसको कहा जाता है। ठीक है, और भवन निर्माताओं राजा किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक कहता है कि मैंने वही कुछ मकबरों का निर्माण भी, जैसे पुनर्निर्माण करवाया, उनके अंदर मरम्मत के काम करवाए मैंने मकबरों के अंदर। देखते हैं यहाँ पर मैंने उनको लिया है या नहीं। हाँ, नहीं लिया। तो यहाँ पर देखो भाई, ये कहता है कि मैंने कुछ मकबरों का निर्माण करवाया है, मरम्मत करवाई, उनकी जीर्णोद्धार करवाया है। मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था जहांपना, जहां पनाह किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और उसको पूरा किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और एक मकबरों की मैं शासकों के नाम लिखूंगा, शासकों के नाम है यहाँ पर, और इन शासकों के मकबरों का पुनर्निर्माण करवाने का यानी इनके अंदर मरम्मत करवाने का ये दावा करता है फिरोज शाह तुगलक। एक तो इल्तुतमिश भाई, कि इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर में मैंने पुनर्निर्माण करवाया, उसकी मरम्मत करवाई है। सुल्तान मुइजुद्दीन की, सुल्तान मुइजुद्दीन बहरम,
बहराम, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, ठीक है। और सुल्तान जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक, शेख निजामुद्दीन ओलिया, शेख निजामुद्दीन दिन ओलिया। इन व्यक्तियों के मकबरों के अंदर मरम्मत करवाने का ये दावा करता है फिरोज शाह तुगलक। प्रिया, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, ठीक है। अब थोड़े से शहरों की चर्चा कर ले, किसने कौन कौन से शहर बसाए थे। 4 शहर हैं जो फेमस से रहते हैं, जिनकी हमें चर्चा करनी है। ज्यादा शहर नहीं पढ़ने हमें इसके बारे में, ठीक है। वैसे तो 300 नगरों के निर्माण करवाया था, ऐसा मुझे पता चलता है। द रियल field of Firoz genius was his constitution work. He was the builder of a great building, and city signals architecture was the most developed during the Tughlaq period. Firoz Shah Tughlaq had established a public work department for the repair and construction of the old buildings. The chief of officer of this department was Mir इबदान, यानी मीर इमारत भाई, ठीक है। ये मीर इमारत इसको कहा जाता है। नगर निर्माण, फिरोज शाह तुगलक ने करीब 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें प्रमुख नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और तुगलकपुर थे, ठीक है। फिरोज ने मस्जिद, अगर आपसे पूछे, 40 मस्जिद बनवाई थी, 30 विद्यालय यानी मदरसे स्थापित करवाए थे, ठीक है। 30 मदरसे इसने स्थापित करवाए थे। और 100 सराय, यात्रियों के लिए ठहरने के लिए होती है 100 सराय। 200 से ज्यादा नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक गृह, 150 पुल और बाग, बहुत सारे इसने बाग यहाँ पर लगवाए थे। देखो भाई, नगर लिखना ही पड़ेगा आपको। फतेहाबाद, ठीक है। मकबरे के ऊपर मैंने लिखा होगा अस्पताल, ठीक है। 100 अस्पताल इसने बनवाए थे। 1200 बाग, बिल्कुल सबसे ज्यादा बाग इसने बनवाए थे, 1200 से ज्यादा। तो अब चर्चा करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद है कहां पर? हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। हाँसी व सुरसुती के मध्य है, हाँसी व सरस्वती के मध्य है, यानी हाँसी और सिरसा के बीच में है भाई, ठीक है। यहाँ पर 2 गांव थे, हिसार फिरोजा भी यहीं पर है, ठीक है। हिसार ए फिरोजा, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर पानी के लिए कमी थी, पीने के पानी की। तो ग्रीष्म काल में जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता था, ठीक है, तो उसको एक पानी के मटके लिए, एक पानी के मटके के लिए 4 जीतल देने पड़ते थे, 4 जीतल देने पड़ते थे। खरीफ की फसल यहाँ पर बोई जाती थी, मोटे फसल।
मोटे अनाज की फसल यहाँ पर बोई जाती थी। लास बुर्ज, यहाँ पर दो नगर थे, एक तो लास बुर्ज, लास लरास, ठीक है। और लरास जो बुर्ज था, लरास बुर्ज के नाम पर ही 1354 में हिसार फिरोजा उसके ऊपर बसाया था, ठीक है। हिसार फिरोजा, लास लरास बुजुर्ग एक गांव है, उसके ऊपर इसे वो बसाया था। यहीं पर एक महल बनवाया था, गुजरी महल। माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारतों में एक थी गुजरी महल, ठीक है। ये पता, हिसार जो फिरोजा, हिसार ए फिरोजा जो गांव है, इस नगर जो बसाया था, ये 4 दरवाजों के अंदर था भाई। 4 दरवाजे थे यहाँ पर, क्या थे? 4 दरवाजों के अंदर ये बंद था। 4 दरवाजे, दरवाजे कौन कौन से थे? यहाँ पर दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। नागौरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, यहाँ पर ये 4 दरवाजे थे, ठीक है। और यहाँ पर एक तालाब बनवाया था भाई, हौज बोला जाता है इसको, हौज का निर्माण करवाया था यहाँ पर। और इस प्रांत को यहाँ पर हांसी, सरस्वती, हांसी सरस्वती और सलूरा, खिजराबाद, मिलाकर इनको एक प्रांत निर्माण कराया था, एक प्रांत बनाई गई थी। फतेहाबाद भी मिला लेते हैं इसके अंदर, फतेहाबाद, इन सबको मिलाकर एक प्रांत बनाई गई थी। और प्रांत पर मलिक विज्ञान को नियुक्त किया था, मलिक विज्ञान को नियुक्त किया था। कि आपको पूछे कि हिसार प्रांत पर या सरस्वती प्रांत पर फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण रखने के लिए प्रांत पर, ठीक है, मलिक विज्ञान के नियंत्रण में इसको रखा था। क्लियर है चीजें? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। फिरोज शाह कोटले, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर बसाया। और इसके अंदर अन्य, इसके जो अन्य जो क्या बोलते उसको, दरबारी थे, ठीक है, जो उसके पदाधिकारी थे, उन्होंने भी सहयोग दिया भाई। आसपास इसके छोटे छोटे घर बनाए उन्होंने, स्वयं बड़े बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर घर बना लिया था और इस नगर के विकास में योगदान दिया था। यहाँ पर अफीफ ने, अफीफ एक इतिहासकार है, अफीफ 8 जामा मस्जिदों के नाम बताता है, जिनमें लगभग 10,000 व्यक्ति बैठ सकते थे प्रत्येक में, ठीक है। और दिल्ली, पुरानी दिल्ली से अगर आप फिरोजाबाद जाते हो तो उस समय आपको किराया क्या देना पड़ता था भाई? किराया, अगर आप बैलगाड़ी में हो तो आपको 4 जीतल किराया देना होगा, ठीक है। भैंस या ऊंट गाड़ी में हो
भैंसा या ऊंट, तो 6 जीतल दिनों में 10,000 व्यक्ति प्रत्येक मस्जिद में बैठ सकते हैं। ठीक है, घोड़ा पर हो, अगर आप घोड़ा गाड़ी के अंदर हो, 12 जीतल आपको देने हुए। ठीक है, पालकी के अंदर अगर हो, फर्स्ट क्लास थी यहाँ पर, तो आधा टका उसके लिए देना पड़ता था, आधा टका। क्लियर है? सिटी कंस्ट्रक्शन, फिरोजा तुगलक हैड एस्टेब्लिश्ड अबाउट 300 cities in which the main cities was फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और तुगलक। तुगलकपुर, हरनीखेड़ा, सपदम आदि फिरोज नगर जो है फिरोजा तुगलक के द्वारा बसाए गए। सपदम आधुनिक सफेदों से माना जाता है। ठीक है, और तुगलकपुर जौनपुर, इसका निर्माण जोना खां, इसके भाई थे भाई, जोना खां की याद में जौनपुर का निर्माण करवाया था। जौनपुर के लिए बारे में देख लो थोड़ा सा। एक टका 48 जीतल के बराबर होता है। अब आधा टका देना है तो 48। ठीक है, 48 का आधा कर लीजिए, जौनपुर बंगाल के द्वितीय अभियान के समय 1359-60 में गोमती नदी के पास बसाया था। नदी के पास जोना खां मोहम्मद तुगलक की याद में स्थापित नगर है। नहर निर्माण, फिरोज शाह के शासनकाल में किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई सिंचाई के संबंध में उसे नहर बनवाने का श्रेय जाता है। भारत में 19वीं सदी तक ज्ञात नहरों का सबसे बड़ा तंत्र फिरोज शाह तुगलक ने विकसित करवाया था। इनमें से कई नहरों का नाम सरिश्त ए फिरोज शाही में दिए गए हैं। इसमें सीरत ए फिरोज शाही में हमें क्या मिलते हैं? नहरों के नाम मिलते हैं। नहरों से सिंचाई की जाती थी, और उस सिंचाई कर का क्या नाम था भाई? उस सिंचाई कर का नाम था हक ए अर्श शरब। हक ए शरब उस कर का नाम था। अब प्रथम नहर की अगर मैं बात करूं तो ये उलग खानी नहर है। उलग उलग खानी नहर सबसे बड़ी है। 150 मील की है। ठीक है, 150 मील्स इसके अंदर है। ये यमुना नदी से लेकर हिसार फिरोजा तक जाती थी। हिसार फिरोजा तक ही जाती थी। दूसरी नहर है रजब नहर, रजबोहा नहर या फिर राजवाही नहर। दूसरी सबसे बड़ी नहर है, 96 मील की है। ठीक है, सतलज से लेकर गग्गर तक जाती थी। एक आती है सिरमौर नहर, तीसरी नहर है। सिरमौर से लेकर सिरमौर से हांसी के लिए जाती थी। ठीक है, चौथी नहर है गग्गर से फिरोजाबाद। पांचवी नहर यमुना से
फिरोजाबाद। ये नहर जाती थी। ठीक है भाई, क्लियर है। और सिंचाई कर यहाँ पर 2 लाख टका आता था वार्षिक। वार्षिक कर यहाँ पर आता था। बांध बनवाई थी इसने, 30 से ज्यादा बांधों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सॉरी, 30 से ज्यादा जलाशय इसने बनवाए थे और 7 बड़ी बांधों का निर्माण करवाया था। 7 बड़ी बांधों का निर्माण करवाया था भाई, ये ध्यान में रखना। 30 बड़े जलाशय थे। ठीक है, 7 बड़ी बांध और 30 बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया था। क्लियर है। फलों के बगीचे इसने लगवाए थे, 1200 बाग लगवाए थे भाई, 1200 बाग। और 1200 बागों से आय अगर मैं बात करूं तो आय इसको 1,80,000 टका इसको प्राप्त होता था। ठीक है, 1,80,000 टका बागों से, 1200 बाग थे इसके, उनसे इसको प्राप्त होता था। क्लियर है। आगे चलते हैं। कारखाना। सबसे अधिक फलों के बाग लगाने के अतिरिक्त फिरोज शाह द्वारा सबसे अधिक कारखाने भी स्थापित किए गए थे। उसके शासनकाल में कुल 36 कारखाने, शाही कारखाने स्थापित किए गए थे। इनमें मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं, ऊनी कपड़े और फारसी सादृश्य का निर्माण होता था। फिरोज शाह द्वारा ख्वाजा हसन को कारखानों का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अफीफ एक इतिहासकार ने राज्य के कारखानों में मदिरा विभाग का भी उल्लेख किया है, जिसकी स्थापना फिरोज शाह ने सबसे पहले करवाई थी। रोजगार दफ्तर विभाग। रोजगार दफ्तर यानी बेरोजगार कार्यालय की इसने स्थापना करवाई थी। रोजगार कार्यालय खुलवाने वाला फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था दिल्ली का। इसके लिए दिल्ली के कोतवाल मलिक ने आंधी को, अरे मलिक आधी, ठीक है, आंधी को दिल्ली का निर्देशित किया गया था। जो कार्य कुशल व्यक्ति होंगे, कार्य जो रोजगार में जो भी, यानी जो भी स्किल होगी अगर किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको काम दिया जाएगा उसकी स्किल के रिगार्डिंग। ठीक है, कि आप स्किल देखिए कि कोई वास्तुकार है, कोई अगर लिखना अच्छा जानता है तो उसको अनुवादक विभाग के अंदर, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और संस्कृत के अंदर जो ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराने का काम किया। ठीक है, कार्यालय में पंजीकृत करेंगे, उसके आदेश अनुसार कारखानों में इन्हें नियोजित किया जाएगा। Firoz Shah was the first Sultan to open a separate employment office for the unemployed person. For this, the Kotwal Malik of Delhi directed Andhi to Delhi that the skilled people who want employment should be brought to Sultan and register them in the office. They should be employed इन दी फैक्ट्रीज अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, यानी उसकी जो स्किल होगी उसके अनुसार उसको रखा जाएगा। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था भाई, जो कर थे, ठीक है, उन करों के अंदर इसने कटौती की थी। पेंशन विभाग की स्थापना की थी, दीवान इत्तेकाही बोला जाता है पेंशन विभाग। दीवान ने बदगान विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अलग अलग शरीयत के आधार पर जो कानून थे, जो कर लगाए जाते थे, उनको हटाकर केवल 4 ही इसने कर लागू किए थे। 4 कर कौन कौन से थे? जजिया, खराज, जजिया, जकात, खुम्स। ठीक है, केवल ये कर ही इसने स्थापित किए थे। और कुछ करों के मैं नाम लिखता हूं जो इसने बंद करवा दिए थे। एक तो था मंदवी वर्ग। मंदवी वर्ग घरेलू खाद्यान्नों के उत्पादन पर कर था भाई, ये इसने बंद करवा दिया था। गुल फरोसी, फूलों की बिक्री पर कर था, फूलों की बिक्री पर कर था। जकात भाई, ठीक है,
जकात। खुम्स, ठीक है, खुम्स। अमीर तरफ, ठीक है, ये कर थे जैसे जाजरी, जाजरी कसाईयों से वसूले जाने वाला कर था, से वसूल किया जाने वाला कर था। साबुनगिरी, साबुन गिरी, साबुन नगरी, ठीक है, साबुन गरी, गिरी नहीं है, साबुन गरी है। साबुन गरी क्या था, जो साबुन उद्योग था, साबुन बनाने पर कर था, ठीक है। आगे चले। खुम्स क्या होता है, युद्ध में प्राप्त लूट का भाग, ठीक है। 1/5 सैनिकों का हिस्सा अब इसने 4/5 कर दिया था। पहले 1/5 था। अगर 5 चीजें किसी ने युद्ध किया तो लूट में मान लीजिए 5 चीजें पाई, तो उसमें से एक चीज सैनिकों को दे दी जाएगी, सैनिक फिर उसमें से बांट लेंगे। लेकिन इसने क्या किया, इसने 4/5 कर दिया, यानी 5 चीजें अगर मिले तो 4 चीजें सैनिकों में बांट दो। अशोक के स्तंभों का स्थानांतरण, अफीफ ने वर्णन किया अपनी तारीख फिरोशाई में कि 2 लाटों का इसने वर्णन किया है, जो अध्यातन मौर्य सम्राट के टोपरा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेखों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और जो वर्णन हमें मिलता है तारीख फिरोज शाही में, बड़ा बेहतरीन वर्णन मिलता है। अशोक की जो लाट थी, एक मिनट, मेरे ब्राह्मणों का, चलो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इसको हम यहीं तक रखेंगे। जो शोक के स्तंभ स्थानांतरण करवाएगा इसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप मुझे यहाँ तक कमेंट कर दीजिए आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, क्योंकि एक क्लास के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, बचता है, कोशिश की थी, नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन कल इसको समाप्त कर देंगे और सैयद वंश को शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको ये चीजें समझ में आ गई। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं भाई। अब हमारे पास केवल 8 दिन बचे हैं और 8 दिन के अंदर हमें जो मेडिवल है उसको समाप्त करना है। और मेडिवल के अंदर अभी तक हमारा सिर्फ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हमारा स्टार्ट है सर। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की। अगर स्पीड है तो उसको मैनेज कर लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, अच्छे से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू आप सभी का, आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो धन्यवाद इसके लिए। और कल जो मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे और नए तथ्य आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और किस प्रकार फिरोजा तुगलक जो टोपरा अभिलेख है यमुना नदी के रास्ते से किस प्रकार लेकर गया था उसके बारे में आपको बताएंगे, अच्छे से विवरण करेंगे। या स्टोरी में अभी बता देता हूं कि जो मजदूर थे वहां पर, जो भी अधिकारी थे, जो भी वहां पर कारीगर थे, उन सबको बुलाया गया, अनाउंसमेंट करवा दी कि सभी के सभी टोपरा पहुंचो, दिल्ली के टोपरा पहुंचो हरियाणा के अंदर। और वहां पर 42 पहियों वाली गाड़ी मंगवाई गई थी, 42 पहियों वाली गाड़ी मंगवाई, ठीक है। और 42 पहियों वाली गाड़ी मंगवाई, तो उस गाड़ी के अंदर उसको रखा गया, ठीक है, रस्सी लगाकर इसको रखा गया और खींच कर इसको यमुना नदी तक लाया गया था। यमुना नदी के रास्ते से
फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया था। 2 से लेकर 5,000 तक जो मन 2 से लेकर 5,000 मन का वजन उठाने वाली किश्तियों को, जो नाव थी, उनको एक साथ बांधा गया था, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 37 फुट की हाइट है। ठीक है, 37 फीट की हाइट है। इसको एक साथ बांधा गया और इसको वहां पर लिटाया गया, यानी रखा गया, इसके अंदर रखा गया। उसके बाद दिल्ली लाया गया और प्रत्येक दिन, यानी एक दिन सिर्फ कितना खड़ा करते थे इसको, इसको सीधा सिर्फ एक दिन में कितना सीधा खड़ा किया जाता था, आधा इंच, आधा गज, सॉरी आधा गज इसको सीधा खड़ा किया जाता था केवल। बिल्कुल, टोपरा अंबाड़ा के अंदर गांव है भाई। ठीक है, अभी वर्तमान तो वो यमुनानगर के अंदर चला गया। टोपरा हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है, और एक स्थल है ये। हरियाणा में भी अंबाड़ा में था पहले, और अंबाला से अब यमुनानगर में चला गया टोपरा गांव। अगर आपके पेपर के अंदर आ जाता है तो टोपरा है कहां पर, टोपरा आप अंबाड़ा ही कहोगे। ठीक है, टोपरा जो अभिलेख हमें कहां से मिला था, टोपरा अभिलेख का नाम है, वो जगह का नाम से रख दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टोपरा गांव कहां पर है वर्तमान में, तो यमुनानगर में है। टोपरा अभिलेख कहां से मिला है, अंबाड़ा से मिला है। क्योंकि जो एनटीए है वो कई बार रिपीटेशन क्वेश्चन पूछ लेता है। एचएससी के अंदर भी 2 से 3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। अंबाड़ा ही आता है, यमुनानगर नहीं आता। फिर भी आप ध्यान रखना, अगर अपडेशन हो जाती है तो आप कर लोगे इसको। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।